सदाशिव घुरिये के विषय में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। गोविंद सदाशिव घुरिये भारत के प्रथम समाजशास्त्री यानी भारत में इनके द्वारा सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय को लाया गया। समाजशास्त्र विषय का अध्ययन और अध्यापन का कार्य इनके द्वारा शुरू किया गया है, इसीलिए इन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है। तो आज हम गोविंद सदाशिव घुरिये के विषय में जानते हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। यूँ कह लें कि इस टॉपिक से संबंधित जो गोविंद सदाशिव घुरिये की अवधारणाएं हैं, इनकी बुक्स हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जीएस घुरिये का जो कार्यकाल रहा है वो 1893 से लेकर 1983 तक रहा है। गोविंद सदाशिव घुरिये महाराष्ट्र में जन्मे। महाराष्ट्र के मालवा में जन्मे थे। भारतीय समाजशास्त्र के रूप में इनको पिता के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा सर्वप्रथम भारत में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में इन्हें विभाग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और सन 1959 तक यहाँ पर इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। मुंबई विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर रहकर इन्होंने अध्यापन और अध्ययन का कार्य किया। इन्होंने प्रथम भारतीय समाजशास्त्री संगठन की स्थापना की, जो इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी और सोशलॉजिकल बुलेटिन, ये दो संगठन इनके द्वारा स्थापित किए गए 1952 में। जो सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र विषय को लेकर सबसे पहले संगठन बने, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी और सोशलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका, जो 1952 में इनके द्वारा बनाई गई। फिर जीएस घुरिये ने प्रसारवादी विचरण परिप्रेक्ष्य के साथ भारत विद्याशास्त्री उपागम इंडोलॉजी का विकास किया। प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित इस उपागम को शास्त्रीय या पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। तो जीएस घुरिये को संस्कृत ग्रंथों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। संस्कृत विषय से इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट यानी एमए किया था, जिसके कारण इन्हें संस्कृत ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान था। और इसी कारण इन्होंने जो समाजशास्त्र विषय का अध्ययन किया वो इन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया और इनकी विचारधारा इसी कारण भारतीय उपागम परिप्रेक्ष्य के तहत धर्म ग्रंथों पर आधारित है। तो जो इनकी विचारधारा है वो भारत विद्याशास्त्र उपागम इंडोलॉजी परिप्रेक्ष्य को लेकर है। और इनके जो इन्होंने जो अपना समाजशास्त्रीय योगदान दिया है वो प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित पुस्तकीय ज्ञान पर दिया है। तो इसी कारण इन्हें भारत विद्याशास्त्रीय उपागम परिप्रेक्ष्य के द्वारा अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जीएस घुरिये ने एक लेख लिखा, नगरीय केंद्र के रूप में एक लेख लिखा। ये लेख इनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसके आधार पर इन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की। रिवर्स और हट्टन के निर्देशन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना शोध कार्य यानी पीएचडी पूर्ण की और जो पीएचडी का विषय था वो कास्ट एंड रेस इन इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, और ये पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो इस विषय को लेकर इन्होंने अपना शोध कार्य किया यानी डॉक्टरेट कंप्लीट की। कास्ट एंड रेस इन इंडिया और जातीय उत्पत्ति का जातीय सिद्धांत इन्होंने इस पुस्तक में दिया है। इसके विषय में इन्होंने इस पुस्तक में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुरिये ने लगभग 32 पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। सबसे पहले जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी पत्रिका का संपादन उनके द्वारा किया गया। घुरिये ने जाति आधारित पुस्तकें दी हैं, जनजाति आधारित पुस्तकें दी हैं, मध्यम वर्ग से आधारित पुस्तकें दी हैं और साधु समाज के विषय में इन्होंने बताया है। तो इन सभी से संबंधित इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। इस तरह से इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जो भारत में जाति व्यवस्था है, जनजातियों की जो स्थितियां हैं और मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है और साधु समाज के विषय में इन्होंने अपने पुस्तकों में विचार दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी पुस्तकों से संबंधित जानकारी लेते हैं। इनकी पुस्तकें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो इनकी पुस्तकों के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो इनका शोध विषय थी 1950 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपुल 1938 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है। कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में प्रकाशित हुई थी। सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962 में प्रकाशित हुई थी। एंशिएंट सिविलाइजेशन 1948 में प्रकाशित हुई थी।
गॉडनेस एंड मेंस 1962 में प्रकाशित की थी। और ये जो दी हुई ये पुस्तक आगे द शेड्यूल्ड ट्राइब 1963 में ये पुस्तक इनके द्वारा दी गई थी। वाइडर इंडिया 1947 में पुस्तक इनके द्वारा दी गई थी। और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये पुस्तक कई बार एग्जामों में पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इस तरीके से ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पुस्तकें एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। अब हम इनके जातीय उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के विषय में जान लेते हैं, जो इनके द्वारा दिया गया है जीएस घुरिये के द्वारा, जातीय उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। तो घुरिये ने जो अपनी पुस्तक दी है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में इस जातीय उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया है कि जो भारत के मूल निवासी हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं वो मूल प्रजाति द्रविड़ थे। जो भारत के मूल निवासी हैं वो द्रविड़ थे, लेकिन आर्यों ने अपनी चतुर युक्ति से हरा दिया। तब गंगा के मैदानों में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। तो जो भारत के मूल निवासी हैं, जीएस घुरिये का मानना है वो द्रविड़ थे। और यहाँ पर आर्यों के आगमन से आर्यों ने अपनी चतुर युक्ति से यानी तर्क अपनी बुद्धि के चतुराई से इनके साथ यानी द्रविड़ों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। और वैवाहिक संबंध बनने से जो जाति की उत्पत्ति की बात जीएस घुरिये ने की है कि जाति की उत्पत्ति गंगा के मैदानों में यानी यहाँ से ही वैदिक संस्कृति का विकास हुआ है, जहाँ से जाति की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से जीएस घुरिये ने बताया है कि जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का जो विकास हुआ है वो गंगा के मैदानों में हुआ है। और यहाँ पर आर्यों के आगमन से, आर्यों के आने से, उनकी चतुराई से यहाँ पर वैदिक संस्कृति का विकास हुआ है। घुरिये कहते हैं कि जाति आर्य ब्राह्मणों की देन है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदानों में हुआ है। अतः जाति पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं है। घुरिये कहते हैं कि भारत में जाति स्वतः नहीं आई है या कोई ऐसी विशिष्ट घटना नहीं है या विशिष्ट प्रघटना नहीं है, जाति स्वतः नहीं विकसित हुई है। ये आर्य ब्राह्मणों की देन है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदानों में हुआ है, क्योंकि गंगा के मैदानों से ही वैदिक संस्कृति का विकास हुआ है। और जब आर्य भारत में आए, द्रविड़ों के संपर्क में आए, तो उनसे वैवाहिक संबंध बने और उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, जहाँ से जातियों का प्रारंभ हुआ, यानी उनकी वर्ग व्यवस्था बनी। तो इस तरीके से घुरिये कहते हैं कि जो जाति है वो आर्य ब्राह्मणों की देन है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और घुरिये जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। घुरिये ने कहा है कि जो भारत में जाति व्यवस्था बनी उसकी कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के विषय में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बताया है जीएस घुरिये ने कि समाज का खंडनात्मक विभाजन, जाति स्वयं अपना शासक है। तो जो जाति समाज का खंडनात्मक विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? उनके व्यवसाय के आधार पर। जो व्यक्ति जिस तरह का व्यवसाय करता था उसी अनुसार उसकी जातियों को बांट दिया गया। जैसे ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा का और धार्मिक कार्य करते थे तो उन्हें ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय रक्षा का कार्य करते थे इसलिए इन्हें क्षत्रिय कहा गया। वैश्य व्यापार आदि करते थे इसलिए इन्हें वैश्य कहा गया। और शूद्र निम्न स्तर का कार्य करते थे इसलिए इन्हें शूद्र कहा गया। तो इस तरीके से समाज का खंडनात्मक विभाजन की बात जीएस घुरिये करते हैं। फिर है संस्तरण। तो इसी तरीके से ये संस्तरण पदानुक्रम स्थिति में क्रमिक हुआ, संस्तरण हुआ और इस तरीके से ये जो जातिगत विभाजन हुए यानी इसका संस्तरण हुआ। तो किस पे हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरीके से समाज का खंडनात्मक विभाजन और संस्तरण हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं परंपरागत एवं वंशानुगत व्यवस्था। तो ये जो जातिगत सिद्धांत बताया है घुरिये के द्वारा, इसमें जो परंपरा से उनके चले आ रहे व्यवसाय हैं और वंशानुगत व्यवस्था को मानते हुए ही उन्होंने अपना ये
खंडनात्मक विभाजन यानी प्रजातीय सिद्धांत दिया है। भोजन सहवास संबंधी प्रतिबंध जिसमें पाए जाते हैं। तो भारतीय समाज में हम देखते हैं कि भोजन और सहवास संबंधी प्रतिबंध होते हैं कि जो निम्न वर्ग के यानी निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनके साथ उच्च जातियाँ में बहुत ही प्रतिबंध होते हैं। वो एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं, शादी संबंध नहीं करते हैं। तो इस तरीके से भोजन व सहवास संबंधी प्रतिबंध होते हैं। अंतःविवाही होते हैं। धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार उच्च जातियों को प्राप्त होता है। इस तरीके से घुरिये ने 6 प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहला समाज का खंडनात्मक विभाजन, संस्तरण, परंपरागत एवं वंशानुगत व्यवस्था, भोजन व सहवास संबंधी प्रतिबंध, अंतःविवाही और धार्मिक व सामाजिक विशेषाधिकार की बात करते हैं। अब हम जनजातीय अध्ययन की बात कर लेते हैं जीएस घुरिये की। तो घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पृथक्करण की अपेक्षा आत्मसात की नीति को स्थापित किया। तो जो घुरिये ने जो भारत में रहने वाले जनजाति हैं उन जनजातियों को घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पिछड़े हिंदू जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसके द्वारा कहा गया है, तो जीएस घुरिये के द्वारा कहा गया है। और इन्होंने जो जनजातीय समाज है उनको विशेष तौर पर आत्मसात करने की बात इन्होंने कही है कि इनको वो अपने साथ शामिल करने की बात करते हैं कि जो जनजाति हैं उनको हम अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं तो इससे बहुत सारी समाज की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जबकि एल्विन व लांस ऑफ नर्व ने पृथक जनजाति के रूप में मानते हैं। तो एल्विन तथा लांस ऑफ नर्व कहते हैं कि जो जनजाति है ये पृथक प्रकार की जनजातियां हैं, जनजाति समूह हैं। जीएस घुरिये ने पुस्तकीय ज्ञान के अलावा अध्ययन के अलावा कोली जनजाति, लोनी खंड गांव का अध्ययन भी किया है। तो जीएस घुरिये ने जो पुस्तकीय ज्ञान किया है तो उस ज्ञान में उन्होंने जनजातियों के अलावा और जाति के प्रजातीय सिद्धांत के अलावा भी इन्होंने कुछ अध्ययन किए हैं, जिसमें इन्होंने लोनी खंड गांव का अध्ययन किया है और कोली जनजाति का अध्ययन किया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोली जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जीएस घुरिये के द्वारा जनसंख्या के आधार पर इन्होंने 6 प्रजातीय वर्गों में विभाजन किया है। तो जनसंख्या के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार के प्रजातीय वर्गों का अध्ययन किया है, जिसमें इन्होंने पूरे संपूर्ण भारत को जनसंख्या को डिवाइड किया है यानी बांटा है जाति सिद्धांत में। सबसे पहला इन्होंने बताया है इंडो आर्यन पंजाब और राजपूताना क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। दूसरा इन्होंने पूर्व द्रविड़ की बात की है जो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और बिहार में निवास करने वाले लोग हैं। तीसरा इन्होंने द्रविड़ बताया है जो तमिल और मलयाली भाषा क्षेत्र को अपनाने वाले लोग हैं। और चौथा इन्होंने पश्चिमी लोगों की बात की है जो महाराष्ट्र प्रांत के लोग हैं। पांचवा इन्होंने मुंडा जनजातियों की बात की है जो छोटा नागपुर में निवास करने वाले लोग हैं। और छठवां इन्होंने मंगोलियन की बात की है जो हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं। इस प्रकार जीएस घुरिये ने जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में प्रजातीय सिद्धांत को डिवाइड किया है और इस विषय में एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जीएस घुरिये की राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित नीति को समझते हैं। भारतीय एकता के लिए 5 खतरे जीएस घुरिये ने बताए हैं कि जो भारतीय एकता है यानी जो भारतीय एकता को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनमें से अगर देखा जाए तो जीएस घुरिये के अनुसार अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक सचेतनता को आवश्यक मानते हैं कि ये जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको धार्मिकता को लेकर अपनाने की जरूरत है यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदार बनाने की आवश्यकता है, जिससे भारत में एकता बनी रहे, संगठन बने रहें और एकीकरण की स्थितियाँ निरंतर बनी रहें। तो इसी कारण इन्होंने बताया है कि जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से जीएस घुरिये ने समाजशास्त्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के इस वीडियो में हमने जीएस घुरिये के विषय में और उनके समाजशास्त्रीय योगदान के विषय में जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।